गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। लास्ट वीक मतलब संडे या सैटरडे को मैंने आप लोगों को पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की सारी थ्योरी भेजी थी, बोले कि नहीं, और मैंने आप लोगों को वो थ्योरी लिखने को भी बोला था। ठीक है, आज मैं पहले सबको वो जो थ्योरी है वो पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन, पहले पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है ये आप लोग समझ के ले लो, बराबर है। उसके बाद फिर आप लोगों को वो मतलब जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब क्या होता है, जब हमारे पास एक्सेस फंड्स होते हैं, बोले कि नहीं, ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत काम में आएगी, बराबर है। इन फ्यूचर बहुत काम में आएगी मतलब क्या, जब आप लोग अभी आप दिस ईयर यू आर इन TY BCom, नेक्स्ट ईयर आप लोग जो है वो TY BCom पास आउट होके जब आप लोग रियल ज़िंदगी में पैसे कमाना शुरू कर दोगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, बराबर है। अभी कैसे होता है मालूम है ना, हम लोग जो पैसा, नो डाउट अभी जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कम है, क्लियर आउट। जितना पैसा आता है उतना सारा तुम लोग का खर्च भी हो जाएगा। पर अगर आप लोगों को अमीर बनना है, बरे कि नहीं, आप लोगों को रिच पर्सन होना है, तो आपको आप जितना भी पैसे कमाओगे फ्रॉम द स्टार्टिंग, बरे कि नहीं, शुरू से जितना भी पैसा कमाओगे उसको 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो आपके डेली रूटीन, जो खाना पीना है, कपड़े हैं, बरे कि नहीं, उसके लिए होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका रेंट, हाउसिंग, ये जो सारी चीज़ें होती है उसके लिए होता है। तीसरा पार्ट जो होता है वो मेडिकल के लिए होता है, मे बी उसके अंदर मेडिक्लेम आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सेकेंड दवाई या ये सब आ गया। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर समझो, फॉर एग्जांपल आप पर मंथ 10,000 कमाते हो तो आपको वो 10,000 4 पार्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे, 2,500, 2,500, 2,500 एंड 2,500। फर्स्ट 2,500 इट्स फॉर टू योर कंजम्पशन पर्पस, बरे कि नहीं, खाना पीना आपको घर पे देना पड़ेगा, फ्री में तो आता नहीं है। इतना साल तो तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, आप लोगों को खाया खिलाया पिलाया, अब इसके आगे क्या, अब आप कमाने लगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वो पैसे आपको अपने मम्मी पापा को देने पड़ेंगे, 2,500। ठीक है, रेशो ध्यान में रखना। सेकेंड 2,500 रुपये रेंट, आप घर में रह रहे हो, किसके घर में रह रहे हो, मम्मी पापा के घर में रह रहे हो, बरेगी नहीं, उसका भाड़ा कौन देगा, बरेगी नहीं, आपके लिए सेपरेट रूम बना के रखा हुआ है उन लोगों ने। और नो डाउट वो लोग भी तो क्या कर रहे हैं, आजकल आप मुंबई में या जो भी किसी मॉडर्न सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे घर तो फ्री में आता नहीं है, तो वहाँ पे अपने को क्या देना पड़ता है। अगर खुद का घर होगा तो हाउसिंग लोन होता है, तो वो इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है। अगर समझो रेंट पे होता है तो रेंट भरना पड़ता है, इसका मतलब रेंट आ गया तो आपको आपका भी रेंट देना पड़ेगा। तो टोटल आपको आपके सैलरी के 5,000 अपने मम्मी पापा को देने हैं, किसके लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए एंड रेंट के लिए। नेक्स्ट 2,500 इज फॉर टू द इंश्योरेंस पर्पज, आपकी लाइफ भी सिक्योर होनी चाहिए। देखो, आज तक आप पैसा कमा नहीं रहे थे, इसलिए आपकी लाइफ क्या थी, जीरो थी, आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं थी, बरेगी नहीं, इसीलिए आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला। हाँ, जिसके मम्मी पापा अमीर है वो लोग क्या करके रखते थे, बच्चों का भी इंश्योरेंस निकाल के रख देते हैं। पर अब आप खुद कमाने लगे हो, इसका मतलब आपको इंश्योरेंस की तरफ ध्यान में रखना पड़ेगा। कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपको आपके पीछे जो आपके मम्मी पापा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, या आपके बहन भाई जो भी है उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये 2,500 फॉर टू द LIC प्रीमियम, फॉर टू द मेडिक्लेम, उसके लिए यूज करना है। अब आपके पास बचे 2,500, दिस इज प्योर फॉर टू द इन्वेस्टमेंट पर्पज। देखो, ये स्मॉल अमाउंट है, हम बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे 2,500 क्या इन्वेस्ट करेंगे, बरेगी नहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2,500 भी आपको इन्वेस्ट, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, अभी आपको स्मॉल अमाउंट लग रही है, बरेगी नहीं। पूरे साल के कितने हो गए, पूरे साल के आपके अगर आपने काउंट किया तो अराउंड 26 या 27,000 हो जाते हैं, 27,500 हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं। ओके, तो ये साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। हर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, बराबर है कि नहीं। तो इस तरह आप जब आप 5 साल या 10 साल के बाद जब देखोगे तो आपके अकाउंट में अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया तो 10 से 20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। एम आई करेक्ट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या होगा, आपके पास कुछ भी जमा नहीं होंगे। ये 2,500 आजकल की जो जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो क्या करती है, अपने शौक के लिए स्पेंड करती है। शौक के लिए मतलब क्या, दे आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, दे आर गोइंग टू द सीइंग पिक्चर,
बरे कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाते हैं, तो ये 2500 उसके लिए स्पेंड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये अननेसेसरी मनी है, आप इसको मत ऐसा स्पेंड कीजिए, बरे कि नहीं। ये पैसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आपका एंटरटेनमेंट जब आपका एक बोलते हैं ना कि एक अच्छा सैलरी हो जाएगा, उसी समय आपको एंटरटेनमेंट के लिए बाजू में रखने। दिस 2500 प्योरली फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब आपको मैं बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। आफ्टर 5 ईयर्स या फिर आफ्टर 10 ईयर्स जब आपके पास ये अमाउंट जमा हो जाएगी, 10 लाख 15 लाख, देखो क्या हो जाएगा तब आपके पास। अगर खुद का घर नहीं हुआ तो आपका वो ये पैसा आपके खुद के घर लेने के लिए काम में आ जाएगा। 10 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको शादी करनी है तो उसके लिए ये पैसा यूज हो जाएगा, भरे कि नहीं। चलो आपके पास आपके मम्मी पापा ने घर बना के रखा हुआ है, शादी करने के लिए भी पैसे हैं, तो फिर ये पैसा आपको उस समय के एंटरटेनमेंट के लिए, कार के लिए या बाकी की चीज़ों के लिए काम में आएगा। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी पर्सन सैलरी से अमीर नहीं हो सकता। सैलरी से उसकी ज़रूरतें, नेसेसिटीज कंप्लीट होती है। बट वेन यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, आप क्या कर सकते हो, आपकी लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसका जो 1/4 हिस्सा है वो आपके इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता चला कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया तो आपको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पर अब ये कैसे करें, ये किसका हिसाब कैसा रखें, ये टॉपिक आपको यही बताता है, बरे कि नहीं। अभी देखो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, 3 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ मीडियम टर्म एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म, बराबर है। आजकल क्या करते हैं बहुत सारे जो बच्चे, अभी जैसे समझो कुछ शेयर, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं, तो सम पर्सन्स आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स, सम पर्सन्स आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अ डिबेंचर्स, बराबर कि नहीं। सम पर्सन्स आर इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू द म्यूचुअल फंड्स, ओके। तो ये तरीके हैं बहुत सारे, देयर आर सो मेनी। सम पर्सन्स आर इन्वेस्टिंग इन अ गोल्ड, सम पर्सन्स आर इन्वेस्टिंग इन अ रियल इस्टेट। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ये है, मतलब वेज है टू इन्वेस्ट देयर मनी। बट जो पर्सन शेयर्स लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, बरे कि नहीं, उनको कैसा पता चलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है आज मैंने ले लिया, चल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए मैं भूल गया, बराबर कि नहीं, ओके। पर कुछ लोग क्या करते हैं, दे आर परचेसिंग, क्योंकि दे आर वांट टू डू अ ट्रेडिंग, बराबर कि नहीं, दे आर वांट टू डू अ बिजनेस। वो लोग इन्वेस्टमेंट करके भी अपना उसमें क्या करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये इसका ही पार्ट है। जो थ्योरी मैंने आपको दिया है वो आपको आप पूरा का पूरा आप समझ के ले लो, यही है, सब लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली मनी इन्वेस्टेड इन अ एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर मनी इन अ फ्यूचर। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली, फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो व्हेन अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ विद अ सरप्लस कैश मोर देन हिज करंट रिक्वायरमेंट, मैंने यही समझा आपको। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ईच सरप्लस कैश आइडल एट होम, घर पे रखने से अच्छा हम लोग उसको क्या करें, इन्वेस्ट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। दस इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स होल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स, बराबर कि नहीं, टू द इन्वेस्टर। जो मैंने अब भी एक्सप्लेन किया वही है। अभी कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको ध्यान में रखो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करो इस तरह इन्वेस्ट करो कि आप सिक्योर हो जाओ कि इसकी लिक्विडिटी है। अभी लिक्विडिटी मतलब सिंपल, आपने अगर शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, क्लियर, तो क्या हो जाता है आप बताओ, शेयर्स में आज की तारीख में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, 2 साल के बाद आपको जरूरत है तो वो शेयर्स मार्केट में बेचने को आने चाहिए, बराबर ना, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। आप शेयर्स में मार्केट में आपने वो शेयर्स के बेचा तो आपके अकाउंट्स में पैसे जमा होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो आप जो भी सिक्योरिटीज लिखो वो लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी, सेकेंडली आपके पैसे डूबने नहीं चाहिए। देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे ये स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें ये करो, नहीं, बराबर कि नहीं। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखनी चाहिए, सेफ्टी देखनी चाहिए, मेरा पैसा सेफ है क्या, बराबर कि नहीं। और सेकेंडली देखो इवन सिक्योरिटीज में भी क्या होता है मालूम ना, 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर, ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप। ए टाइप, बी टाइप बड़े कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसमें आप पैसा लगाओगे तो सेफ है। यहाँ पे तो वैसे ही तो शेयर्स में कोई सेफ नहीं है कुछ भी, बराबर कि नहीं, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेफ है।
पर कभी कभी फॉल्स सिक्योरिटीज भी होती है जहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत होते हैं, तो उससे दूर रहो। बराबर कि नहीं। कुछ लोग ग्रीडीनेस करते हैं और ग्रीडीनेस की वजह से क्या करते हैं, मतलब जो कंपनी का कोई नामो निशान नहीं, उस कंपनी के शेयर्स कम भाव में मिल रहे हैं और वो शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, इसीलिए वो परचेस करते हैं, पर एक मोमेंट में जाके क्या हो जाते हैं, उसकी प्राइस जो होती है वो फॉल्स हो जाती है और जो पैसे इन्वेस्ट किए वो सब क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी देखो, आपके पैसे कहाँ सेफ है, आपके पैसे किस तरह आपको रिटर्न मिल सकते हैं वो देखो। सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। देखो जो भी पैसे लगाते हैं, आपका पैसे से कोई दूसरा क्या करने वाला है, एंजॉयमेंट करने वाला है या पैसे कमाने वाला है। इसका मतलब यू मस्ट हैव टू गेट अ रिटर्न, आपको भी उसके रिटर्न मिलने चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स यू मस्ट वांट टू गेट अ डिविडेंड, इफ यू इन्वेस्टेड इन अ डिबेंचर्स यू मस्ट वांट टू गेट अ इंटरेस्ट, इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड्स योर यूनिट्स मस्ट बी इंक्रीज। तो इस तरह आपको बिजनेस में क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन विथ द प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वी ऑफर यूर लिक्विडिटी एंड सेफ्टी बट रिटर्न्स विल बी पुअर। रिटर्न्स है वो RTUNS, बराबर है। तो रिटर्न्स क्या है, इसके बहुत कम होते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी होती है, तो यहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं। वही अगर आप शेयर्स में पैसे लगाओगे तो रिटर्न्स ज़्यादा है, पर सेफ्टी का प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी ठीक है पर सेफ्टी का प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफर यू हाई रिटर्न्स बट देयर इज अ लेस लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। ओके अच्छा, अभी यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया है कि आप कहाँ कहाँ पैसे डाल सकते हो। सिक्योरिटी प्रिपेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, bonds and debentures issued by private companies, shares issued by companies, deposit with company and banks, real estate, फिर ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। ठीक है अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब मैंने आपको दिया। जैसे देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, बराबर है कि नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं फिक्स टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, दैट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, ग्रुप कंपनी। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो हम लोग जब हमारा शेयर्स का प्राइस कम होता है तब हम लोग परचेस करते हैं, जब शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तब हम लोग उसको बेच देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब वो शेयर जो होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, आप थोड़े दिनों के बाद आपके पास एक्स्ट्रा मनी आया है तो आप लोग लॉन्ग टर्म का सोचोगे, तो आप शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, 5-10 साल के लिए लेते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तब आप बेचते हो और उसको लिक्विड कर लेते हो। सेकेंड, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, ये ट्रेड करने के लिए होते हैं, लेस देन 1 ईयर के अंदर जब उसका पैसा बढ़ जाता है तब आप उसको बेच देते हो। दे आर फॉर दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेकुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनकम, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, जैसे अगर आपको फिक्स इनकम की ज़रूरत होती है तब आप इन्वेस्ट करते हो डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बरे कि नहीं। यहाँ पे आप ज़्यादा करके पीरियोडिक रिटर्न के लिए जाते हो, बरे कि नहीं, तो इंटरेस्ट उसका फिक्स रहता है, तो बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ में कैसा होता है, इनकम फिक्स नहीं होता है, बरे कि नहीं, तो व्हेन अर्निंग्स फ्लक्चुएट देन इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल इनकम। ज़्यादा करके शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं वो वेरिएबल होते हैं। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी ये कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है वो ध्यान में रखना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना कि मैंने जो सिक्योरिटीज परचेस किया वो एग्जैक्टली कितने अमाउंट्स में परचेस किया, दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बीइंग आइटम ऑफ असेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट एज पर नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट विच इंक्लूड परचेस प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कनेक्शंस विद द पर्पज। जैसे देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस परचेस प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, इस सबको टोटल करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, फिर ब्रोकरेज रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकरेज फॉर अ परचेज / सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट और कस्टमर। ठीक है, इट इज टू बी पेड इन बोथ द केसेस वेदर ट्रांजेक्शन एंड परचेस और सेल्स। देखो, ये जो ब्रोकरेज होता है वो परचेस करते हो सेल करते हो देना ही पड़ता है। जब हम लोग परचेस करते हैं तब ब्रोकरेज ऐड होता है और सेल करते तो ब्रोकरेज
लेस होता है, बराबर है। अभी यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा जो ब्रोकरेज होता है वो फेस वैल्यू पे, सॉरी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर उन्होंने स्टेट किया कि बाबा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है तो ही करना है, नहीं तो मार्केट प्राइस पे करना है। It is clearly stated that if it is payable on the face value, then only it should be calculated on first face value. But otherwise, always they are calculated on market price. Stamp duty registration charges refers to the legal cost incurred for a transfer of name from settle to buyer in a company ledger. तो ये उन्होंने बताया स्टैम्प ड्यूटी और किसके लिए देते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेजर, देखो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर मेंटेन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच सिक्योरिटी सेपरेटली, to calculate interest, dividend, income, script wise, to ascertain value of each item separately at the end of the year. ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट लेजर, अभी मैं वही सिखाने वाला हूँ। ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब सिक्योरिटी परचेस करते हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट लेजर हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम लोगों को कितना मिलने वाला है इंटरेस्ट या डिविडेंड, या हम लोग ने परचेस या सेल किया तो वेदर वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट और लॉस, असर्टेन अ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिविडेंड, सेल ऑफ। अच्छा, अब इसके बाद का एक कॉन्सेप्ट है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। अब ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, कैसे होता है, मालूम है ना। कि देखो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अपने क्लासेस के समझो निधि है, निधि के पास कुछ सिक्योरिटीज़ है, इक्विटी शेयर्स है समझो फॉर एग्जांपल, या डिबेंचर्स है, ठीक है। उसके पास है अप्रैल में अपना ईयर पूरा स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मंथ से। अब क्या हो गया, हमारे क्लासेस की जो वेदांती है उसने क्या किया, अक्टूबर में या नवंबर में निधि से डिबेंचर्स उसके जो थे वो परचेस कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे चीज़ मालूम है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो निधि ओनर है, ठीक है, और नवंबर से लेकर अगले मार्च तक वेदांती ओनर है। अगर समझो फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट है वो वन टाइम ही मिलने वाले, मतलब ईयर के एंड में मिलने वाले, मार्च में। अब यहाँ पे रूल कैसे है कि जिसका नाम डिबेंचर का जो रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर होता है उसको ही कंपनी इंटरेस्ट देगी। दैट मीन्स व्हाट, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो वेदांती को मिलेगा। पर यहाँ पे झगड़े का प्रॉब्लम से, यहाँ पे झगड़ा क्या हो रहा है, निधि क्या बोल रही है, अरे अप्रैल से लेकर नवंबर तक मैं ओनर थी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिलना चाहिए। वो वेदांती से झगड़ा कर रही है, बराबर कि नहीं। और 5 महीने का, सॉरी 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो तुझे मिलना चाहिए। पर वेदांती क्या बोल रहे हैं, ओनर तो मैं हूँ, कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे रही है तो तुझे मैं क्यों दूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में, डिविडेंड के बारे में, किसी की भी के बारे में। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट निकला है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है, जब तुम लोग कोई भी सिक्योरिटी परचेस करते हो और सेल करते हो उसी समय इंटरेस्ट का भी सेटलमेंट किया जाता है, बराबर है। कम इंटरेस्ट का मतलब जब निधि वेदांती को कोई भी चीज बेचेगी या कोई भी डिबेंचर्स बेचेगी तो उस प्राइस में ही इंटरेस्ट का प्राइस भी इंक्लूड करके बेचेगी, मतलब झंझट मारी खत्म हो गई। या फिर वो जब बेचेगी तब एक्स इंटरेस्ट बेचेगी, मतलब क्या होगा कि वो अपनी प्राइस अलग रखेगी और इंटरेस्ट की प्राइस अलग रखेगी। उधर ही बोलेगी कि देखो भाई मेरे डिबेंचर्स का 10,000 प्राइस है, 10,000 मुझे दे और मेरा इंटरेस्ट 2,000 वो अलग से दे, मतलब देना तो 12,000 ही है, बराबर है कि नहीं। या फिर जब बेचते समय सीधा ही बोल देगी मुझे 12,000 दे दे, बात खत्म कर दे। तो इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब जब इंटरेस्ट इंक्लूड करके हम लोग बेचते थे दैट इज कॉल्ड अ कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट छोड़ के बेचते तब बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। क्लियर। अब ये मैं आपको सेंड नहीं किया, मैं आज आपको सेंड करूंगा ये सब कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का, तो ये भी आप लोग लिख के लेना। इसके ऊपर क्या आ जाती है, एक शॉर्ट नोट्स आने का बहुत बड़ा चांसेस है, मतलब एक दिन छोड़ के तो शॉर्ट नोट्स आती ही है, ठीक है। तो ये कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के शॉर्ट नोट्स के लिए ये सब आपको मिल जाएगा। 1.5 पेज 1.5 पेज का है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग। यहाँ पे हम लोग ने, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका मैंने फॉर्मेट बनाया, ये देखिए। क्लियर। अब ये फॉर्मेट भी मैंने उस दिन आपको भेजा था। यहाँ पे क्लियरली 2 पेज लेना है। ऐसे जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप लोग बनाओगे तो आपको क्या करना है, पूरा ऐसा लेना है। अब ये लड़की ने यहाँ पे लिखा है, ये गलत लिखा है, मिडल में लिखना चाहिए 2 पेज के, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये पेज पे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर
वर्किंग नोट फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, सेम डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट फेस वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस। अभी देखो यहाँ पे कैसा होता है, जो डेबिट साइड में होता है जितना जो भी सिक्योरिटीज हम लोग परचेस करते हैं तो वो डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी सिक्योरिटीज हम लोग सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स। इसके अलावा कंपनी जो भी हमको इंटरेस्ट देती है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी बेचते हैं, कोई भी सिक्योरिटी बेचते हैं तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर हमको लॉस हुआ तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस व्हाइल सेलिंग द इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस अपॉन टोटल फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज। क्लियर। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी था मेरा एक्सप्लेनेशन था सारा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो मुझे बोल देना। हम लोग आज ये सब आप लोग लिख लो पूरा का पूरा, ये वीडियो भी देख लो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझ में आ जाए। कल से मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो कल से हम लोग इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ओके।